हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं इकोनॉमी में आपको आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, अभी मैं आपको जीएस करवा रही हूँ और जीएस में मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और मिशन जॉब के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जहाँ पे आपको जीएस के टॉपिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और ट्रस्ट में, ये जो टॉपिक्स मैं अपलोड करती हूँ ये सारे के सारे आपके करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो अभी आपका डीआरडीओ और सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम जो आ रहे हैं ना, उसमें ये जो वीडियोस हैं ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, मैंने ना यहाँ पे एक ऐसे कंसेप्ट टाइप में लिखा है कि 1 रुपीज़ जो होते हैं वो इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपी और पैसा जो अभी हम यूज़ करते हैं, इससे पहले वैसे तो अब की डेट में पैसे का यूज़ नहीं होता। अभी रुपी जो है ना वो एक स्मॉलेस्ट फिगर में काउंट किया जाता है, 1 रुपी। तो इससे छोटी जो यूनिट है या जो इससे छोटी करेंसी है, मुद्रा है, वो अभी के टाइम पे हम यूज़ नहीं करते। लेकिन बहुत पहले से ना बहुत छोटी छोटी जो यूनिट है, करेंसी, मुद्रा है, उसका यूज़ किया जा रहा है। उसमें से एक आती है आना। ये आप सबने सुना होगा कि आना, 4 आने का, 2 आना, तो इस तरीके से आपने चीज़ें सुनी होंगी। तो देखिए, जो आना है ना उसमें कितने कितने पैसे होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि 4 आने में 25 पैसे होते हैं, 8 आने में 50 पैसे होते हैं। तो इस तरीके से आना बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब जो दशमलव प्रणाली है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि जो दशमलव प्रणाली है, डेसिमल सिस्टम है, ये कब स्टार्ट हुआ। तो ये हुआ था 1957 के अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाए जो महात्मा गांधी जी की, आज की डेट में क्या है, आपने सबने नोट पे एक चीज़ देखी होगी, महात्मा गांधी की फ़ोटो। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है वो सबसे पहले नोट पर कब से स्टार्ट हुई और कौन से नोट पर सबसे पहले आई थी। जैसे कि आज के टाइम पे आपके पास में 10, 5, कई आप में से ऐसे भी होंगे जिनके पास में 1 रुपी का भी नोट होगा, 500, 2000। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट जो करेंसी है, मुद्रा है, उसके नोट अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है ना वो सबसे पहले कब और कौन से नोट पर आई थी। तो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो वो नोट बताना है और एक गांधी जी की फ़ोटो का बताना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि गांधी जी की फ़ोटो सबसे पहले कब आई, तो वो आई थी 1987 में। और कौन से नोट पर आई थी, तो 500 रुपीज़ के नोट के ऊपर आई थी। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ना फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इस बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था या प्राइवेटाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। इससे पहले वाला जो वीडियो है आरबीआई से रिलेटेड, उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे इसके। लेकिन अगर आप नए हैं और आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो भी उसमें आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ आरबीआई में यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो कि मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले वाले पार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट जो फंक्शन है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला फंक्शन है वो क्या है, टू प्रिंट द करेंसी, मतलब जो करेंसी है, मुद्रा है, उसको प्रिंट करना। अब जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 रुपये से लेके 10,000 तक के नोट को, मैक्स टू मैक्स 10,000 और मिनिमम 2 रुपये, इतने नोट को जो आरबीआई है वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टू प्रिंट द करेंसी, पहला काम आता है जो फंक्शन है आरबीआई का वो क्या है, करेंसी को प्रिंट करना। क्वेश्चन आए कितने से कितने तक की करेंसी, तो मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 10,000 तक की जो करेंसी है वो आरबीआई प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट आता है टू एक्सचेंज द फॉरेन करेंसी, जो विदेशी मुद्रा होती है उसको एक्सचेंज करने का भी काम किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, मतलब कि बहुत सारे बैंक इसके अंडर आते हैं। ऑलमोस्ट भारत के जितने भी बैंक है वो आरबीआई के अंडर आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। और ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है उसको इसके अलावा और क्या क्या आप बोल सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए याद रखने हैं।
नेक्स्ट आता है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन बैंक SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप में से जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स, घर में पक्का किसी ना किसी का तो जो रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, इसमें अकाउंट होता ही होता होगा। गवर्नमेंट बैंक्स की जब काउंटिंग होती है तो उसमें इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और सबसे टॉप पे इस बैंक को काउंट किया जाता है। तो अब देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, देखिए ये जो वर्ल्ड वॉर का टाइम है ये आपको याद होना चाहिए। इसी का जो बीच का टाइम पीरियड था, उसी टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI है, उसको स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जो SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको वर्ल्ड वॉर से पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो देखिए पहले ना ये 3 बैंक थे। पहला है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो ये जो ईयर्स मैंने दे रखे हैं, इस ईयर्स में इन बैंकों को स्टैब्लिश किया गया था। और इन तीनों बैंकों को, ये जो बैंक है, इन्हें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया था। कब? 1921 में। मतलब कि पहले ये छोटे छोटे बैंक्स बने, उसके बाद में इनको मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1921 के अंदर। मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद में इसको बनाया गया। और ये जो बैंक्स हैं, ये सारे बैंक वर्ल्ड वॉर से पहले ही इस्टेब्लिश हो गए थे। अब नेक्स्ट आता है कि जो RBI है ना, RBI से पहले भारत का जो सबसे बड़ा बैंक था वो कौन सा था? अगर क्वेश्चन आ जाए RBI से पहले, तो देखिए जो RBI है उसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी? 1935 के टाइम पे। ये आपको याद रखना है। 2 वर्ल्ड वॉर का टाइम है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो RBI है ना, इसकी स्टैब्लिशमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था। तो RBI की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो थी 1935 में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे पहले भारत का जो सबसे बड़ा बैंक था वो कौन सा था? तो आंसर आप देंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इन बैंकों को मर्ज करके इसको बनाया गया था। कब? 1921 में। अब 1921 का ये सबसे बड़ा बैंक है और इसके बाद में 1935 में आया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जब नेशनलाइजेशन हुआ तो वो कब हुआ? 1955 में। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, 1 जुलाई 1955 में। और नेशनलाइजेशन के बाद में ये बन गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो डायरेक्ट स्टैब्लिशमेंट नहीं हुई थी इस बैंक की। जो ये बैंक है SBI, इसकी डायरेक्ट स्टैब्लिशमेंट नहीं हुई थी। इससे पहले भी आपको जो बैंक की हिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो 3 बैंक है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में ये इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, वो 1921 में बना। उसके बाद में इसका नेशनलाइजेशन हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। तब जाके क्या आया हमारे पास? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बैंक या जो भी ये इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से हम जब चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें आपको ना मेनली इनका हेड ऑफिस ज़रूर पता होना चाहिए। अब यहाँ मैंने आपको SBI का बता दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो SBI है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। पहला पॉइंट। SBI डे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1955 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण। ये आपको याद रखना है कि इस बैंक का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1 जुलाई 1955। और इसी वजह से 1 जुलाई को जो है ना SBI डे के फॉर्म में मनाया जाता है। ये जो है ना इम्पॉर्टेंट डेज़ के लिए अगर देखें तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में, 1 डे एग्ज़ाम में स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको वहाँ के लिए डेफिनेटली इसको पढ़ना है। अब और देखते हैं इकोनॉमी में आगे के पोर्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अगर आपसे चेयरमैन पूछ लिए जाएं SBI के तो कौन है? दिनेश कुमार खेरा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन सा है? सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर, ये याद रखना है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो वो है हमारा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस बैंक की हैं? वो भी हैं SBI। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब SBI वाला कंसेप्ट पढ़ाया तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, मतलब बताया था कि आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी फैमिली होगी जिसका SBI में अकाउंट नहीं होगा। अदरवाइज़
अगर एक बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या 5 से 6 लोगों की भी अगर फैमिली है, तो उस फैमिली में किसी ना किसी का तो डेफिनेटली एसबीआई में अकाउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो एसबीआई बैंक जो है ना, इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं। प्लस हमारे भारत का लार्जेस्ट ट्रस्टवर्थी बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक है वो भी कौन सा है? एसबीआई। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया का जो लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक है वो कौन सा है, एसबीआई है या कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे आप बैंक के बारे में पढ़ लिया, अब बैंक से रिलेटेड ना एक टर्म आती है, वो है अकाउंट। अकाउंट, जैसे बैंक में हमारे डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट टाइप अकाउंट हो गया। तो ऐसे आपका भी ना किसी बैंक में किसी ना किसी टाइप का अकाउंट डेफिनेटली होगा, जिसमें कि आप अपने रुपए डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है एक टाइम तक। ये चीज़ आपको पता है कि बैंक आपको जो आपका पैसा बैंक में सेव होता है उस पर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। बैंक में पैसा डालने से एक तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा वो चीज़ गवर्नमेंट की नज़र में रहती है कि आपने कितने रुपए की ट्रांजैक्शन करी है, कैसे किया है। तो ये सब चीज़ें जो अकाउंट है ना बैंक में होने के बड़े सारे बेनिफिट होते हैं। जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं तो उससे अगर पैसा मिलता है तो वो भी आपके डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो अब देखिए, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, मतलब जो अकाउंट है उसके हमारे पास बहुत सारे टाइप के प्रकार होते हैं, बहुत टाइप के अकाउंट अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम और टर्म डिपॉजिट। अब इसमें हमारे पास में 2 तरीके से आते हैं, करंट हो गया, एक सेविंग हो गया, एक फिक्स हो गया, और एक टेम्परेरी बेसिस पे जो हम देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट होता है, इस तरीके का डिपॉजिट होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिमांड डिपॉजिट पढ़ाऊंगी, जिसमें हम 2 टाइप के अकाउंट पढ़ेंगे। एक हो गया सीए मतलब कि करंट अकाउंट, और एक पढ़ेंगे एसए मतलब कि सेविंग अकाउंट। तो ये जो दोनों अकाउंट है ये डिमांड डिपॉजिट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ना दोनों में डिफरेंस दे दिया है। एक होता है करंट का अकाउंट और एक हो गया सेविंग अकाउंट। तो इसमें आप डिफरेंस देखिए। फर्स्ट करंट अकाउंट क्या है, इस किसके लिए ओपन किया जाता है, किसके लिए ये खाता खोला जाता है? तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो, होटल हो गए, धर्मशाला, ट्रस्ट, टेम्पल, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इन सब के लिए जो होता है ये करंट अकाउंट खोला जाता है, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस है ना वो होती रहती हैं, किसी को देना, किसी से आना। तो ये रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस है ना वो चलती रहती हैं। तो ये जो अकाउंट आता है ये हमारा करंट अकाउंट में आता है। और सबसे कमाल की बात है कि जो करंट अकाउंट है उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट, ब्याज नहीं मिलता है। इसके अलावा जो करंट अकाउंट होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती है कैश डिपॉजिट करने की और विड्रॉल करने की। आप कितना ही अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब अकाउंट में आप कितना ही पैसा डाल सकते हैं और कितना ही आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये थे करंट अकाउंट के बारे में कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट तो क्या आता है, किसके लिए खोला जाता है या कौन खुलवाते हैं इस अकाउंट को? तो बिजनेसमैन हो गए, होटल, धर्मशाला, ये सब चीज़ें इसको खुलवाती हैं। और जो करंट अकाउंट होता है इससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई ब्याज नहीं मिलता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जा सकता है कि इसमें से किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक से। तो आपको याद रखना है अकाउंट का मतलब हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर बैंक में अकाउंट है तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। टाइप कैसा है आपके अकाउंट का, किस तरीके का अकाउंट आपने बैंक में खुलवा रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती है कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करने की। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो होता है, कोई भी व्यक्ति वो सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी हेल्प से और रेजिडेंशियल प्रूफ, इन सब की हेल्प से कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। दूसरी चीज़, जो सेविंग अकाउंट है ये इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है कस्टमर को। और थर्ड पॉइंट आता है कि इसमें ना एक लिमिट सेट होती है ट्रांजैक्शंस की, कैश को डिपॉजिट करने की और कैश को विड्रॉ करने की एक लिमिट होती है, किसके अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये टाइप ऑफ अकाउंट में फर्स्ट मैंने बता दिया, डिमांड डिपॉजिट में सीए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है टाइम टर्म डिपॉजिट।
इसमें एक आता है एफडी, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा मजाक में, आप किसी को 2-3 रुपए दे दो और फिर वो आपको सरकास्टिक वे में बोले कि आप वो इसकी एफडी करवाएंगे, तो इस तरीके से एफडी टर्म आपने सुनी होगी। एफडी का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। और आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो देखिए इसमें एक टाइम पीरियड होता है कि जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें मिनिमम कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम कितने 10 ईयर्स के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जो आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 10 ईयर, दोनों में मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 10 साल का है और मिनिमम एफडी में आता है 7 डेज और आरडी में आता है 6 मंथ्स। तो माय डियर व्यूअर्स, ये आपके कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंक वाले पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम परस्पेक्टिव से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगी। मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।